हेलो एवरीवन, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2027 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और हिंदी में आप बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुल मिला के 500 क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से याद करने वाले हैं। ये एक क्विक रिवीजन वीडियो होने वाला है, यानी कि मैं इसे क्विक यानी कि बहुत ही जल्दी-जल्दी समझा करके आगे बढ़ूँगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जितना भी सारा क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम में अगर जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाएँ। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप जाइएगा तो उसके हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है टेलीग्राम के, वहाँ पर जाकर के आप ये पीडीएफ ले सकते हैं और आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक क्या है? तो मूक नायक हमने पढ़ा था, तो मूक नायक एक क्या है? पत्रिका है। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है। ये क्या है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंबेडकर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उन्होंने कौन-सा पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, बहिष्कृत भारत का, ठीक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, तो बहिष्कृत भारत का उन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विवश देश को माना है। तो भारत को माना है। मैक्स मूलर ने किसको माना है? तो मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विवश देश किसको माना है? भारत को माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्समुलर ने किस भाषा में किया है? याद रख लीजिएगा, जर्मन में उन्होंने किया है। कठ अगर आपसे पूछ लिया जाए, कठ आपको देखिए और केन का आप किस में उल्लेख किया है? तो याद रख लीजिएगा, कठ और जो केन है ना, वो मैक्समुलर ने जर्मन भाषा में, याद रख लीजिएगा कौन सा भाषा में? तो जर्मन भाषा में उन्होंने क्या किया है? तो जर्मन भाषा में उन्होंने उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबूजी के साथ किसके साथ? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो याद रखिएगा, मैनपुरी में बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो मैनपुरी में इनका आखिरी प्रोग्राम था। कहाँ पे? मैनपुरी में। कहाँ पे? मैनपुरी में इनका क्या था? आखिरी प्रोग्राम था। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था। शुभ महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शुभ महाराज, कि कौन महाराज? शुभ महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कौन थे वो? तो वो एक चाचा थे। क्या थे? शुभ महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? तो एक चाचा थे। ठीक है, मतलब कि चाचा ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रेम के पीर का कवि किन्हें कहा जाता है? देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? तो प्रेम के पीर की कवि जो है धनानंद जी को कहा गया है। किनको कहा गया? तो प्रेम के पीर की कवि किन्हें कहा गया? तो धनानंद जी को कहा गया है। किसको? तो धनानंद जी को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धनानंद जी किस भाषा के कवि हैं? तो देखिए प्रेम के पीर के कवि किसे कहा? तो धनानंद जी को कहा गया है। और धनानंद जी भाषा के कवि हैं? दयानंद जी किस भाषा के कवि हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ब्रज भाषा के वो क्या है? ब्रज भाषा के वो क्या है? एक कवि हैं। किसके कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, ब्रज भाषा के किसके कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। दयानंद जी किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? याद रख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है। बुद्धा एड हिज धम बुद्धा एज हिज धम के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी किसके लेखक हैं? तो बुद्धा एड
बुद्धा एड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। बुद्धा एड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षर क्या किस पर अक्षर ज्ञान कविता की रचनाकार कौन है? अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? तो अनामिका जी हैं। कौन है? अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार जो है वो कौन है? तो अनामिका है। कौन है? अनामिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि घड़े क्या किससे घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? घड़े से लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो याद रख लीजिएगा घ को घड़े सा लुढ़कता हुआ अक्षर कहा गया है। घ को क्या कहा गया है? घ को क्या कहा गया है? तो घड़े सा लुढ़कता हुआ अक्षर कहा गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर कह रहा है कि गुरु नानक के पद हैं गुरु नानक के कौन सा पद है? तो गुरु नानक के राम भक्ति गीत है। गुरु नानक के राम भक्ति गीत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु नानक के कौन भक्त है? तो गुरु नानक के पद कौन है? तो राम भक्ति गीत है। राम भक्ति गीत है। राम भक्तिमय गीत है। गुरु नानक के पद कौन है? तो याद रखिएगा गुरु नानक के जो पद हैं वो कौन है? राम भक्तिमय गुरु नानक के पद कौन है? तो राम भक्तिमय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेय जी का जन्म कब हुआ है? अगेय जी का जन्म कब हुआ था? याद रख लीजिएगा अगेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 1891 सॉरी 1991 ईस्वी को अगेय जी का क्या होता है? जन्म होता है। कब? तो 1911 ईस्वी को अगेय जी का जन्म होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगेय का जन्म कब हुआ था, तो याद लीजिए 1911 ईस्वी को अगेय जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? अगेय जी का जन्म 1911 ईस्वी को हुआ था। चलिए नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत। देखिए ये जो है ना ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आप त्रिमाहिक एग्जाम देने वाले ना त्रिमाहिक, ठीक है, यानी कि 3 महीने पर एग्जाम जो होता है, तो ये अगर आप वीडियो देख करके जाते हैं तो 100% आप अच्छे तरीके से फोड़ करके आ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है आपको। तो नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक व्यक्ति चित्र है। ये क्या है? व्यक्ति चित्र है। तो नौबत खाने अगर आप पूछे नौबत खाने नौबत खाने नौबत खाने में इबादत क्या है? तो एक कौन सा इबादत साहित्य में कौन सी विधा है? तो एक व्यक्ति चित्र है। क्या है? तो एक व्यक्ति चित्र है। ठीक है, एक व्यक्ति चित्र है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नौबत खाने में इबादत ये क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र ने की है। किसने की है? तो छाया युक्त चंद्र ने भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना किस कवि ने किया है? तो छाया युक्त चंद्र ने किया है। किसने किया है? तो छाया युक्त चंद्र ने किया है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसके की है? तो छाया युक्त चंद्र ने की है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसकी है? कवि ने किसके की है? तो छाया युक्त चंद्र ने की है। चंद्र ने की है। ठीक है। सॉरी, अंगा के बिंदु को बालक क्या मानता है? अंगा के बिंदु को अंगा के बिंदु को अंगा के बिंदु को बालक बेटा मानता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंगा के बिंदु को बालक क्या मानता है? तो बेटा मानता है। बालक के आंसू कब झलके? तो बालक के आंसू जो है वो पहले विफलता पर छलके। कब छलके? बालक को आंसू कब झलके? तो पहली विफलता पर झलकी। बालक को आंसू कब झलके? तो पहली विफलता पर झलकी। बालक को आंसू जब थी पहली बार कब झलकी थी? तो पहली विफलता पर झलकी थी। ठीक है, पहली विफलता पर झलकी थी। कब कब झलकी थी? पहली विफलता पर झलकी थी। ठीक है, ठीक है, पहली विफलता पर क्या होती? बालक को आंसू कब झलके? तो पहली विफलता पर झलके थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास होना। क्या होना? उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। क्या होता है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो उपहास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। योजिया फूले थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थी? तो ज्योतिबा फूले थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो याद रख लीजिएगा, सूरज के आँगन में पहुँचाना चाहता है। कहाँ पर पहुँचाना चाहता है? धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो सुजान के आंगन में, मैंने सूरज को बोल दिया, सुजान के आंगन में बोला है, ठीक है? सुजान के आंगन में कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, सुजान के आंगन में, ठीक है? सुजान के आंगन में धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन में। पर्जन्य का पर्याय क्या है? तो बादल है। पर्जन्य का जो पर्याय है वो क्या है? तो बादल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्जन्य का पर्याय क्या है? तो बादल है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता है। याद रख लीजिएगा, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनता यानी ऑडियंस, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम जुड़ा है। याद रख लीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? कहा। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सा भाषा को कहा है? तो संस्कृत को कहा है। याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो संस्कृत को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा है उन्होंने। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? तो जीवनानंद दास वो बंगाली रचनाकार हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? तो बंगाली भाषा के रचनाकार हैं। किसके? तो बंगाली। क्या है? बंगाली। बंगाली बंगाली भाषा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेती की चर्चा है? लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेती की चर्चा है? तो धान की खेती की चर्चा है। लौट करके आऊंगा फिर कविता में किस फसल की खेती की चर्चा है? तो धान की। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है क्या? प्रेम जो मार्ग होता है वो सरल एवं निश्चल होता है। कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया है? तो सरल एवं निश्चल बताया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानता है? तो प्रेमधन जी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना क्या मानते हैं? प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, सेन साहब के पुत्रियों में एक थी, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, कौन थी? आरती थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेन साहब के पुत्रियों में एक कौन थी? तो एक उनकी पुत्री थी आरती। ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कौन थी? आरती थी। भारती भी नहीं थी, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। गायत्री भी नहीं थी, वो क्या थी? आरती थी। मदन के पिता का नाम क्या था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मदन के पिता का नाम क्या था, तो मदन का पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल नाम था। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, ठीक है। गिरधर लाल था। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अविन्यो कहाँ स्थित है? तो अविन्यो जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है VVI क्वेश्चन है। या अविन्यो जो है वो फ्रांस में स्थित है। अविन्यो कहाँ स्थित है? तो अविन्यो जो है वो फ्रांस में स्थित है। अविन्यो कहाँ स्थित है? तो अविन्यो जो है वो फ्रांस में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? तो ये एक क्या है? बौद्ध मठ है? नहीं। सनातन मठ है? नहीं। वो क्या है? शहर है। वो क्या है? एक शहर है। अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं? अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं? अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों कहते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं?
सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजाने स्मृतियों को कहते हैं। चलिए, उत्तर भारत के उत्तर भारत से उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? तो रंगीन बादलों के बीच सारस लौटते होंगे। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? तो सारस लौटते होंगे। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? तो सारस लौटते होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रुपसा क्या है? तो रुपसा एक बंगाल की नदी है। रुपसा जो है वो क्या है? तो रुपसा एक बंगाल की नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रुपसा क्या है, ये एक वीवीआई क्वेश्चन है। ये एक वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रुपसा क्या है, तो रुपसा एक बंगाल की नदी है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? तो क्या बनाता है? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब जो है अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का जो मित्र था वो एक क्या था? एक पत्रकार था। अगर सब पूछ लिया जाए कि सेन साहब का मित्र क्या था? एक पत्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, किस रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। रामायण की रचना जो है किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो थे वो युद्ध में मारे गए थे। युद्ध में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। बहादुर का बाप कहाँ शहीद हो गए थे? कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की? प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रख लीजिएगा, प्रेमधन ने रसिक समाज का स्थापना की। प्रेमधन ने किस किस संस्था की स्थापना की? तो रसिक समाज की स्थापना की। जीर्ण 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 जनपद किसकी कृति है? तो प्रेमधन की कृति है। जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो प्रेमधन की कृति है। कुमार गंधर्व कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व एक क्या है? शास्त्रीय गायक है। कुमार गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगीत के कितने भेद होते हैं? तो संगीत नहीं, संधि है। संधि के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो संधि के कुल मिला के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे वाराणसी के पास किसे इसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिलता था। तो घड़ा मिला था। तो वारेन हेस्टिंगस को मिला था। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरे एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंगस को मिला था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह कौन सी गद्य की विधा है? तो यह एक निबंध है। अगर आपसे निबंध दिया रहेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ललित निबंध दिया होगा तो ललित निबंध मार दीजिएगा और आपका सही होगा। क्या होगा? ललित निबंध। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक गद्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काशु मंदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में काशु मंदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि भाग लेना चाहता था। लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। लड़कियां लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इस बात पर गर्व है किसको? माता पिता को गर्व है। लड़कियां क्या है? तो लड़कियां कठपुतलियां है। किस बात पर गर्व है? तो माता पिता का गर्व है कि लड़कियां जो है वो कठपुतली है। इसे इस बात का गर्व है कि माता पिता का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, जिसके शिखर पर चंद्र हो वो क्या कहलाते हैं? उनके लिए एक शब्द कौन सा है? तो चंद्रशेखर। क्या है? जिसके शिखर पर क्या हो? चंद्र हो तो चंद्रशेखर है वो। क्या है? चंद्रशेखर। जिसके जिसके सिर पर चंद्र हो वो क्या है? चंद्रशेखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित पाठिता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित
कविता कौन सा है? तो वो है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु किसके द्वारा रचित है? तो रेनर मारिया द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित है? तो रेनर मारिया द्वारा, रेनर मारिया द्वारा रचित है। ठीक है। दवि द्विवेदीज द्विवेदी जी द्विवेदी जी ने द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछा था द्विवेदी जी से। क्या? का थोड़ा नाम जटिल है। द्विवेदी जी क्या है? इनका नाम जो है द्विवेदी जी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका नाम क्या है तो द्विवेदी जी है। ठीक है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था? तो लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेम धन जो है, प्रेम धन, धन पायो, आपने गाना धुन सुना होगा प्रेम धन। तो प्रेम धन जो है वो क्या है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। ठीक है। कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण एक रचित पाठ क्या है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है, एक वृक्ष की जो हत्या है, कुंवर नारायणी रचित पाठ है। क्या किसके द्वारा रचित पाठ है? तो एक वृक्ष की हत्या। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, आपने नाम सुना ही हुआ होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जापान पर परमाणु बम का किसने गिराया था? तो अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिराया था और वहां की हालत बहुत ही अभी मतलब उस वक्त दयनीय हो गई थी। ठीक है। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? फूल में पालने के लिए, कुएं में पालने के लिए। यहाँ पर हम सोचे फूल है। लेखक ने अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो कुएं में पालने के लिए। ठीक है, याद रख लीजिएगा, लेखक ने अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो लेखक ने इसलिए मांगा था क्योंकि वो उसे मछली को कुएं में पालना चाहता था। ठीक है। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, प्रेमधन का जो जन्म हुआ था मिर्जापुर में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमधन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में प्रेमधन जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगता है? याद रखिएगा, विदेशी चाल चलन, विदेशी रहन सहन, विदेशी वेशभूषा, ये भारतीयों को इनमें से सभी याद रख लीजिएगा तीनों है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो है तीनों को भारतीयों को अच्छा लगता है। चलिए 61 नंबर है जो कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी जंगली जीवन में? मनुष्य की क्या थी? नाखून की आवश्यकता थी, जरूरत थी। जंगली जीवन में क्या थी? उनकी आवश्यकता थी। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में थी, याद लीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो प्रकृतिक जो है यानी भगवान ईश्वर अल्लाह जो है नाखून को क्या कर रहे हैं? जिलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिताजी ने पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां लाई थी? तो 2 लाई थी। याद रखिए, पिताजी ने मछलियां कितनी लाई थी? तो 2 मछलियां लाई थी। पेट पर कमरा किनकी रचता है? पेट पर कमरा किनकी रचता है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी जो थे, तो उन्होंने क्या कहा? तो पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि कविता नहीं है, कौन कविता नहीं है? अक्षर ज्ञान, ये भी तो कविता क्या है? कविता है ये अक्षर ज्ञान। हमारी नींद जो है ये कविता है। स्वदेशी, स्वदेशी तो नहीं पता ये, लेकिन शिक्षा और ये संस्कृति ये जो है वो कविता, ये कविता नहीं है। ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में याद रख लीजिएगा, हमारे भारतीय संविधान निर्माण में भीमराव अम्बेडकर जी की का भीमराव भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी की भूमिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िया पढ़ते हैं कि कवि ने जलप्रपात किसे कहा है? कवि ने जलप्रपात जो है भक्त को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन अपना अर्थ खो बैठा है? तो भगवान अपना अर्थ खो बैठे हैं। कौन अपना अर्थ खो बैठे हैं? तो याद लीजिएगा, भगवान जी। कौन जी? भगवान जी अपना अर्थ जो है वो खो बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन है? एलिफल टावर और कौन सा है? अविन्यो। कौन है? नंबर एक पर अगर आपसे पूछ ले कौन है तो एलिफल टावर। कौन? मुझे जिसे बोलते हैं एलिफल, आप एलिफल नहीं बोले, यहाँ पर एफिल टावर है सही। एफिल टावर क्या है? एफिल टावर, एलिफल नहीं होता है, एफिल होता है, एफिल टावर। एफिल टावर, एफिल टावर जो है वो क्या है? फ्रांस में, सब फ्रांस में है। और सेकेंड में नंबर है अविन्यो, अविन्यो। ठीक है, या तो जब फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा है तो एफिल टावर और अविन्यो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? तो ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्या है? तो ईसाई मठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिकासो क्या थे? तो पिकासो जो थे ना, पिकासो क्या थे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पिकासो क्या थे तो पिकासो एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर जो है धनानंद जी की कृति है। सुजान सागर किसकी कृति है? तो धनानंद जी की कृति है। मछली मछली से कौन डर रहा था? तो संतु डर रहा था मछली से। संतु कौ किससे डर रहा था? तो मछली से डर रहा था। मसाला कौन पीस रही थी? तो मसाला जो है लेखक की माँ पीस रही थी। अगर आपसे पूछ लिया मसाला किस कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ। तब द्विवेदी जी ने निर्जन निर्जल निर्लर निर्ल निर्जल निर निर्जल, ठीक है, अपराध किसे कहा है? कि अगर आप बोलना चाहोगे ना तो आप भी थोड़ा इसको डाउट होगा बोलने में, क्योंकि ना ये देखिए, निर्लज, सॉरी, निर्लज है ये। द्विवेदी जी ने निर्लज क्या? द्विवेदी जी ने निर्लज, द्विवेदी जी ने द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो ये क्या है? तो निर्लज है। देखिए, सॉरी, मुझे पढ़ने में थोड़ा डाउट हो गया। निर्लज, निर्लज, ठीक है, निर्लज किसे कहा है? तो नाखून को निर्लज कहा है। सिकत का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है। मोम का अर्थ क्या होता है? सिकत का अर्थ क्या होता है? मोम। ठीक है, मोम को और क्या बोल सकते हैं? सिकत बोल सकते हैं। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। पंत को किसकी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इस पर मिला है, चिंदबरा पर मिला है। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो चिंदबरा पर मिला है। ठीक है, चिंदबरा पर। लहूलुहान कौन भटकेंगे? लहूलुहान कौन भटकेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिख लीजिएगा? भगवान के पैर भटकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया, कहाँ चले गए हम? चलिए, 80 नंबर क्वेश्चन है, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा? किसका शानदार शानदार लबादा गिर जाएगा? तो प्रभु का शानदार लबादा गिर जाएगा। ठीक है, चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो 3 संतानें थी। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम था? तो याद लीजिएगा, VBI क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। ये VBI है। तो 11 रुपया। कितना रुपया? तो 11 रुपया का इल्जाम का चोरी बहादुर पर लगाया गया था। भारत कहाँ बसता है? तो भारत गांव में बसता है। भारत याद रखिएगा, भारत कहाँ बसता है? तो भारत जो है, वो भारत जो है, हमारा प्यारा भारत कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों में धर्म का नाम है जरथुस्त्र। जरथुस्त्र, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो जरथुस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता में अधिकतर लोग जो है वो लोग हैं वो क्या है? ग्राम निवासी, ग्राम वासिनी है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। देवताओं का राजा किसे किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। रोनर के पिता क्या है का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जोसेफ रिल के नाम है। मगमा क्या बेचती थी? तो मगमा एक दही बेचती थी। ठीक है, चलिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से, हड्डी है, हड्डी, हड्डी से क्या बना था? इंद्र का व्रज बना था। दधीची के हड्डी नहीं है, हड्डी। ठीक है, पहले दिन पाती का को था। पहले दिन
पप्पाती को था क्या बुखार, पप्पाती को क्या था बुखार था, पहले दिन को पप्पाती का क्या था बुखार था। मछली काटने का काम, ये क्या हो गया, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था, तो भग्गू के द्वारा मछली काटने का काम किया जाता है। साले घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसे किसने कहा था, या फिर पिताजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाला मगम्मा का कहावतवाचक कहाँ से है, तो बेंगलुरु से है। ठीक है, दही वाला मगम्मा कहानी किस संदेश किसने संदेश देती है, तो बहू को संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं को संदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी रचना है, दिनकर जी की रचना कौन सा है, तो उर्वशी दिनकर जी की रचना है। जनतंत्र का जन्म कविता में जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किस शक्तिशाली को कहा गया है, तो जविता जनता को कहा गया है। जनतंत्र यानी लोगों का तंत्र का जन्म कविता में किस कवि ने किस शक्तिशाली कहा गया, तो जनता को कहा गया है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी ही है। नागरी लिपि की आरंभिक लेख मिले हैं, तो दक्षिण भारत से मिले हैं। सवाल तो क्या है, सवाल तो रोटी का ही है, सवाल तो बात है सही, रोटी का तो नहीं है। चलिए, मछली कहानी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मछली कहानी में किस वर्ण का जीव वर्णित है, तो निम्न मध्यम वर्ण का क्या है, कहा जो है जो वर्णित है, जीवित है। चलिए, बिस्मिल्लाह खां परिचित थे क्या, शहनाई वादक जो कि डुमराव के ही थे। ठीक है, शहनाई के रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है, तो नरकट के द्वारा तैयार की जाती है। बहू की दशा क्या है, तो मगरमच्छ जैसी है। रगम्पा कौन थी, रंगम्पा इनमें से कोई नहीं थी, या ये तो ये भी नहीं थी, मंगम्मा की पुत्री भी नहीं थी, मंगम्मा का पौत्र भी नहीं था, ये नहीं था, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, संतु संतु नरेन आपस में क्या थे, तो संतु नरेन आपस में भाई थे। ठीक है, नौबत खान में विवादित पाठ के लेखक कौन है, तो यतीनंद्र मिश्र थे। यतीनंद्र मिश्र कौन थे, तो नौबत खाने में इबादत के लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, कमरुद्दीन था। क्या थे, कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का असली नाम, जो साइनाई वादक थे। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं, तो याद रखिए भारत से हमने क्या सीखा के रचयिता है। राजतंत्र का जन्म किस शीर्षक कविता में कव- कवि ने किसे देवता कहा है, कवि ने किसे देवता कहा है, तो किसान मजदूर को देवता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसका सिंहासन खाली करने के बाद बात कही गई है, तो किसका, तो राजतंत्र के और साम्यवाद को खाली करने के लिए कहा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल से किस गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है, तो ब्राह्मणी लिपि से संबंध है। श्रवण श्रवण बेलगोल और जैन तीर्थ का स्थल कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती है, तो मामा जी कथावाचक को कहती है। अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो क्या थी, कौन थी, तो नजम्मा थी। ठीक है, सभ्यता समाज की आवश्यकता क्या है, तो दूध और पानी है। ठीक है, हु और शुद्राज इसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है हु और शुद्राज। अगेन ने सूत्रपात किया है किसका, पौर्यवाद का। कवि अगेन ने सूरज किसे कहा गया हुआ है, तो परमाणु बम को सूरज कहा है। ढहते ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया था, तो ओडिशा को कहा गया था। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धगम सिद्धगमध क्या है, तो एक प्रकार की क्या है, लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी को दी गई है। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है, तो किस पर है, पंचगंगा घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमराव बिहार में हुआ था। लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी एक दिन महिला थी। ठीक है, लक्ष्मी के पास कितने जमीन थी, तो 1 बीघा जमीन थी। ठीक है, यानी कि 20 कट्ठा। हिरोशिमा के रचनाकार कौन है, तो सूचनानंद हीरानंद वासे ऐसे आगे हैं।
साक्षी का अर्थ क्या होता है? तो गवाह होता है। देखिए, हम लोगों ने कुल मिला के 130 क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट वीडियो में 130 के बाद यानी कि 131 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए।